दोस्तों, आदर्शपुर नाम के गांव में विनायक नाम का एक बहुत ही इज्जतदार और मेहनती किसान रहता है और उसके दो भाई भी होते हैं जिनके नाम सुरेश और किशोर होते हैं। सुरेश विनायक और किशोर से बड़ा होता है और वो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति होता है। उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, इसलिए वो दूध का व्यापार करता है और वही किशोर मजदूरी का काम करता है। एक दिन विनायक खेती के लिए कुछ बीज खरीदकर अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक गरीब बूढ़ी दादी मिलती है। अरे दादी, आप इतनी धूप में यहाँ क्या कर रही हो? और आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं बेटा, मैंने खेती के लिए कुछ बीज रखे थे, वो चोरी हो गए, तो अब मैं उसी चोर को ढूंढ रही हूँ। अगर वो बीज मुझे वापस नहीं मिले तो मेरा क्या होगा? फिर हम खेती कैसे करेंगे? अरे दादी, आप परेशान मत होइए। आप कहाँ उन चोरों से पूछने जाएंगी? आपको घर जाना चाहिए। वो चोर तो बहुत दूर निकल गए होंगे। बिना बीज के मैं घर जाके क्या करूँगी? उससे अच्छा मैं यहीं मर जाती हूँ। अरे दादी, आप ऐसा मत कहिए। ये लीजिए, अब मेरे बीज रख लीजिए। विनायक वो बीज उस बूढ़ी दादी को दे देता है। बूढ़ी दादी वो बीज लेकर अपने घर चली जाती है और विनायक भी खाली हाथ अपने घर चला आता है। आपने तो अपने बीज उस बूढ़ी दादी को दे दिए। अब हमें खेती के लिए नए बीज लाने पड़ेंगे। इस बार हमें खेती पर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। पिछली बार हमारी लापरवाही की वजह से फसल अच्छी नहीं उगी थी। तुम बिल्कुल सच कह रही हो, लेकिन इस बार हमारे पास बीज खरीदने तक पैसे नहीं हैं, तो हम खेती कैसे कर पाएंगे? हमें जल्द से जल्द बीज खरीदने के लिए कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे ऐन मौके पर हम क्या कर सकते हैं? लग रहा है अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। आपको आपके बड़े भाई से पैसे उधार मांगने होंगे। जैसे ही हमें मिल जाए हम उनके पैसे लौटा देंगे। मेरे भी दिमाग में इस बात का ख्याल आया था, लेकिन मुझे लगता है बड़े भाई से पैसे मांगना ठीक नहीं रहेगा। मुझे लगता है सबसे पहले हमें सुरेश से पैसे मांग के देखने चाहिए। अगर उसने दे दिए तो हमें किशोर भैया से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विनायक अपने भाई सुरेश से मिलने जाने का फैसला करता है और उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है। अरे भैया, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, बस मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। दरअसल मुझे नए बीज खरीदने हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। तो ये बात है। माफ करना छोटे भाई, फिलहाल मैं आपको पैसों की मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी मजदूरी करने वाला ही आदमी हूँ। मैं भला तुम्हारी क्या ही मदद कर सकता हूँ। फिलहाल एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें बड़े भैया के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारी मदद करेंगे। क्या कहा? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? मुझे माफ कर देना भैया, मैं ऐसे नाजुक हालत में आपसे पैसे मांगने के लिए आ गया। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है बड़े भाई के पास जाने का। हाँ, पूरे गांव में तुम्हारी मदद सिर्फ किशोर भैया ही कर सकते हैं। तुम्हें जल्दी ही उनके पास जाना चाहिए। जी भैया, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी बड़े भैया के पास जाता हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपके पास पैसे होते हुए भी आपने अपने भाई की मदद क्यों नहीं की? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम बहुत ही अमीर हैं। हम बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं कमाते हैं कि हम किसी और की मदद कर सकें। हमें पैसे बचाने चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूँ। मैं आपको किसी और को नहीं, बल्कि अपने छोटे भाई को मदद करने की बात कर रही हूँ। अपने भाई के प्रति ऐसा स्वार्थ रखना अच्छी बात नहीं है। मैं सबसे पहले खुद के बारे में सोचता हूँ, फिर दूसरों के, फिर चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो।
उसके बाद विनायक अपने बड़े भाई के पास जाने का फैसला करता है और वो अपने बड़े भाई किशोर के पास आता है। अरे विनायक, बहुत दिनों बाद आए, कैसे आना हुआ? भैया, आपसे एक जरूरी काम था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे आपसे छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, मुझसे भला तुम्हें क्या मदद चाहिए? भैया, मुझे जमीन के बीज खरीदने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। मैं आपके पैसे बहुत ही जल्द लौटा दूंगा। मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकता हूँ छोटे भाई, लेकिन दरअसल बात यह है कि आजकल मेरा भी काम तंग चल रहा है, इसीलिए फिलहाल मेरी कमाई से ज्यादा मेरे खर्चे हो गए हैं, इसीलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं भैया, शायद आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप ही ऐसा कह रहे हैं तो मैं किससे मदद मांगू? मेरी भी तुम्हारी मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं फिलहाल तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। किशोर की ये बातें सुनकर विनायक बहुत निराश हो जाता है और वहां से अपने घर चला आता है। अरे, आप आ गए? आपके चेहरे को देखकर आप निराश क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? बात नहीं बनी? कुछ फायदा नहीं है इतना अमीर भाई होने का जो अपने भाई को ऐसे समय में मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब आपके भाइयों ने आपकी मदद नहीं की? नहीं, दोनों भाइयों के पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम बीज कहां से खरीदेंगे। गांव में क्या हमें कोई और उधार पैसे नहीं देगा? हमें पैसे देने वाला एक ही इंसान था, मेरा भाई, लेकिन उसने भी देने से मना कर दिया। उसके बिना हमें और कौन पैसे देगा? कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन परेशान होकर विनायक अपने घर में बैठा होता है। तभी उसके घर पर एक बूढ़ी दादी आती है, जिसे देखकर विनायक और उसकी पत्नी थोड़े हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, क्या इस गरीब को थोड़ा सा पानी मिल सकता है? अरे हाँ, क्यों नहीं। जानकी, जाओ दादी के लिए पानी लाओ। जानकी बूढ़ी दादी के लिए पानी ले आती है। बूढ़ी दादी पानी पीती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। उस दिन तुमने मुझे बीज देकर मेरी मदद की थी और आज इस बूढ़ी को पानी भी पिलाया। तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। दादी, इसमें शुक्रिया किस बात का? किसी की भी सहायता करना हर किसी का फर्ज होना चाहिए। हमें अपने अच्छे मन से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तो आपने इस दादी को बीज दिए थे? हाँ जानकी, इस दादी के पास बीज खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं जवान हूँ, कैसे भी बीज का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन ये दादी कैसे बीज खरीद पाएंगी, इसीलिए मैंने इस दादी को वो बीज दे दिए। आपने अच्छा किया। हमें ऐसे ही दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हम बीज कैसे खरीद पाएंगे? आपके भाइयों ने तो मना कर दिया। बेटा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर मैंने तुम्हारे बीज का इंतजाम कर दिया तो? दादी, आप भला कैसे इंतजाम कर पाएंगी? मैं भी वही सोच रही हूँ कि दादी, आप कैसे बीज का इंतजाम कर पाएंगी? उसके बाद जो होता है वो देखने के बाद विनायक और उसकी पत्नी जानकी काफी हैरान हो जाते हैं। वो बूढ़ी दादी देखते अपना रूप बदल लेती है और एक भूदेवी का रूप धारण कर लेती है। ये क्या हो रहा है? मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि दादी के रूप में साक्षात भूदेवी हमारे घर आई है। तुमने बिल्कुल सच कहा जानकी। मैं विनायक से और तुमसे काफी प्रभावित हुए हैं। तुमने अपने बारे में ना सोचकर मुझे खुद की बीज दे दी थी, जिस वजह से तुम्हें अपने भाइयों से बीज मांगनी पड़ी। मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफी प्रभावित हुई हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आप हमारे घर पर आ गई, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने हमें दर्शन दिए, इसी वजह से हमारा जीवन धन्य हो गया। जी देवी, ये बिल्कुल सच कर रहे हैं।
आपका साक्षात ऐसा रूप देखना, इससे बड़ी और क्या दौलत हो सकती है। विनायक और जानकी, तुम जैसे ईमानदार लोगों को जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ और इसी वजह से आज तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर दूंगी। हे भूदेवी, आपको तो पता ही होगा कि हमारे पास बीज खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए जिस वजह से हमारी बीज की समस्या दूर हो जाए। विनायक, क्या तुम अपनी इच्छा से सिर्फ बीज मांग रहे हो? तुम चाहो तो कुछ भी मांग सकते हो। जो तुम चाहो तो एक बार सोच लो। हमने सोच लिया है भूदेवी, आप ऐसा कुछ कीजिए जिस वजह से हमें कभी भी बीज की कमी ना हो। ठीक है विनायक, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी बीज की कमी नहीं होगी। उसके बाद भूदेवी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती हैं और वहां पे बहुत सारी बीज विनायक के सामने प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर विनायक और जानकी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूदेवी, अब मैं इन बीज का इस्तेमाल करके अच्छी फसल उगा सकूंगा। अब से तुम खेती के साथ बीज को बेचने का भी काम करो ताकि तुम्हें और भी पैसे मिल सके और तुम तरक्की कर सको। लेकिन याद रहे, हमारा ये राज किसी को भी मत बताना, वरना तुम संकट में पड़ जाओगे। और हाँ, इस बीज के पास पैसे तुम केवल अपने लिए ही खर्च कर पाओगे। ठीक है भूदेवी, मैं समझ गया। इस राज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये कहकर भूदेवी वहां से चली जाती है और विनायक भी उन बीज को बेचकर काफी तरक्की कर लेता है और बीज बेच के वो एक बहुत सफल आदमी बन जाता है। विनायक की सफलता देखकर उसके भाई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। अरे बड़े भैया, ये विनायक अचानक से इतना कामयाब कैसे हो गया? कुछ ही महीने हुए हैं जब वो हमसे पैसे की मदद मांगने आया था, तो इन कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हो गया कि वो आपसे भी अमीर और सफल इंसान हो गया? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। काश मैंने उस वक्त पैसे दिए होते तो मैं भी उसके साथ आज कामयाब हुआ होता। मुझे उस बात का बहुत पछतावा हो रहा है। बड़े भैया, ये गलती सिर्फ आपसे नहीं हुई है, मैंने भी की है। मुझे भी इस बात का बहुत ही पछतावा है। अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब के लिए एक दिन किशोर और सुरेश विनायक से मिलने जाते हैं ताकि वो दोनों विनायक की अमीरी का राज जान सके। अरे बड़े भैया, सुरेश, आप लोग आओ आओ, क्या चल रहा है तुम लोगों का? कहो, कैसे आना हुआ? सब ठीक है विनायक, बस हमें तुमसे कुछ जानना था, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। दरअसल हम ये समझ नहीं पा रहे कि तुम इतने कम वक्त में इतने कामयाब कैसे हो गए, वो भी इतने कम समय में। तुमने ऐसा क्या किया है विनायक कि तुम इतने कम समय में इतने सफल बन गए हो? दरअसल वो एक राज की बात है भैया, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको वो राज नहीं बता सकता। चाहे तो मैं तुम्हें चाहे उतने पैसे दे सकता हूँ, लेकिन वो राज नहीं बता सकता। ये सुनकर किशोर और सुरेश काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विनायक से मिलने वो बूढ़ी दादी वापस आती है। अरे भूदेवी, आपका फिर एक बार मेरे घर पर आने के लिए धन्यवाद। विनायक, अब से कुछ दिन मैं तुम्हारे घर ही रहने वाली हूँ, जिससे तुम्हें और भी खुशी मिलेगी। क्या आप सच कह रही हैं भूदेवी? ये तो हमारा अच्छा भाग्य है कि आप मुझ जैसे गरीब के घर में आ रही हैं। तुम भले ही गरीब हो विनायक, लेकिन तुम्हारा मन बहुत बड़ा है और तुम मुझे बार बार भूदेवी मत कहो, मुझे दादी कहकर ही पुकारो ताकि तुम पर कोई संदेह ना करे। ठीक है दादी, अब से मैं आपको दादी ही कहूंगा। दादी, आप हमारे घर पर चाहें जितना चाहें उतना रहे, मैं आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तो इस तरह से
भूदेवी विनायक के घर पर बूढ़ी दादी बन के रहने लगती है। एक दिन सुरेश की पत्नी मोहिनी बहुत बीमार हो जाती है और उसे अस्पताल में ले जाने के लिए सुरेश के पास पैसे नहीं होते। हमारे पास जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। पता नहीं अब मैं तुम्हारा इलाज कैसे करवाऊंगा। आप अपने छोटे भाई से मांग कर देखो, मुझे उन पर विश्वास है, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। मोहिनी की ये बात सुनकर सुरेश विनायक के पास आता है और उससे मदद मांगता है और विनायक एक पल भी ना सोचते हुए सुरेश को पैसे दे देता है। शुक्रिया भैया मेरी मदद करने के लिए। मैंने आपकी मदद नहीं की थी लेकिन आपने ज़रूर मेरी मदद की। मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे भैया, क्या बोल रहे हैं आप ये? मैं आपका भाई हूं और आपकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। आपको पैसे वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत हो तो और पैसे मांग लेना। उसके बाद वो पैसे सुरेश के हाथ से गायब हो जाते हैं। देखकर विनायक और सुरेश काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सुरेश को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। अरे भैया ये क्या हो गया? ये पैसे गायब कैसे हो गए? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिरकार ये कैसे हुआ। तभी भूदेवी क्या कहा था विनायक को याद आता है कि विनायक ये पैसे केवल अपने लिए ही खर्च कर पाएगा। उसके बाद विनायक सारा राज सुरेश को बता देता है कि आखिरी में यह सब कैसे हुआ। माफ करना छोटे भाई, लेकिन मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। अगर दूंगा तो ये गायब हो जाएंगे। तुम जल्दी से बड़े भैया के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। और विनायक की बात सुनकर सुरेश अपने बड़े भाई किशोर के पास उसकी दूध डेयरी में जाता है और मदद मांगता है और किशोर उसे पैसे दे देता है। लेकिन उसके साथ सुरेश विनायक की तरक्की का सारा राज भी बताता है और ये राज किशोर के साथ साथ उसकी डेयरी में आए लोग भी सुन लेते हैं और वो इस बात की आपस में चर्चा करते रहते हैं और ऐसे ही विनायक की तरक्की का राज सब जगह फैल जाता है। उसके बाद कुछ पत्रकार विनायक से मिलने आते हैं। मिस्टर विनायक, क्या यह बात सच है कि आपके तरक्की के पीछे किसी भूदेवी का हाथ है और उसी ने तुम्हें इतना अमीर बनने में मदद की है? और हमने ये भी सुना है कि वो भूदेवी बूढ़ी दादी का रूप लेकर आपके घर पे आती हैं ताकि किसी को भी संदेह ना हो। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको ये बात किसने बताई? खैर, जिसने भी बताई है एक अफवाह है और कुछ नहीं। उसके बाद गांव के सारे लोग आकर विनायक से उन भूदेवी के बारे में बार बार पूछने लगते हैं। इसलिए विनायक बहुत ही परेशान हो जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये राज किसी को भी मत बताना, वरना तुम बहुत बड़े संकट में आ जाओगे। आपने वो राज अपने भाई को क्यों बताया? अगर आप वो नहीं बताते तो आज ये मुसीबत हमारे दरवाजे तक नहीं आती। मुझे माफ कर दीजिए भूदेवी, मुझसे अनजाने में बहुत ही बड़ी भूल हो गई। कृपया आप कुछ कीजिए, वरना ये लोग मुझे बहुत परेशान करेंगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपनी सफलता और अमीरी के साथ जीना है तो। भूदेवी, मैं इसका मतलब समझा नहीं। इसका अर्थ ये है कि अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो तुम इतने सफल और अमीर नहीं रहोगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये सुनकर विनायक बहुत ही दुखी हो जाता है। ठीक है, अब सब कुछ ठीक कर दो। अगर सब कुछ पहले जैसा भी हो जाता है तो मैं फिर मेहनत करूंगा और अपनी मेहनत के दम पर अमीर इंसान बनूंगा। उसके बाद वो भूदेवी वापस अपनी शक्ति से सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं और हम देखते हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही हो चुका है और वो दादी वहीं पे खड़ी है। मैं तुम्हें तुम्हारे बीज वापस देती जिससे तुम वापस अपनी खेती कर पाओ, लेकिन इसके बाद तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी क्योंकि अंत में हमारी मेहनत ही हमारे काम आती है, ना कि कोई चमत्कार। मैं समझ गया हूँ। खुद के मेहनत के दम पर कमाई गई दौलत ही असली दौलत होती है। ये बात बताने के लिए और ये बीज देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूदेवी। विनायक को बीज देकर वो भूदेवी वहां से गायब हो जाती है।
विनायक अपनी पत्नी से कहता है। अब हम अपनी मेहनत से तरक्की करेंगे और सफल और अमीर आदमी बनेंगे। और विनायक के इसी वाक्य के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।